2011 में जब मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की थी, तब वो उसकी डेथ हो जाती है और उसमें से आत्मा निकलती है। तो आत्मा ट्रांसफ़र होती है किसी और बॉडी में, ठीक है, तो वो नई बॉडी मिलती है उसको। तो मैं दाह संस्कार कर किस कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? रेलवे में 2 रेल आपस में टकराई थी, अभी रिसेंट की बात है। तो इस तरह की स्थिति भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने किसी पे द्वेष के साथ में ये तांत्रिक ऊर्जा एक्टिवेट, पहले बात तो अगर मिलते ही नहीं है, अगर मिल गया और वो एनर्जी आपने एक्टिवेट करी, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यश जी। पहली बात तो थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए हमको। अरे सर, आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारे व्यूवर्स को जो हमको देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। हाँ जरूर। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी का जब टॉपिक चल ही रहा है, एक चीज़ जब आपने बताई कि ये रिलेटेड टू साइंस है, मैथमेटिक्स है, और फिर दूसरी चीज़ आप ये भी बता रहे हो कि इससे हम कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भाई, जहाँ पे साइंस की बात होती है, मैथमेटिक्स की बात होती है, आज के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो तरह तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आपको हर चीज़ बता देते हैं साइंस और मैथ से रिलेटेड। क्यों एस्ट्रोलॉजी ऐसा है जो प्रिडिक्शन नहीं बता पा रहा है कि इंसान का करेक्टली? आप कभी देखो कोई ऐसा एआई टूल है क्या जो एकदम करेक्ट प्रिडिक्शन बता दे? ऐसा क्यों नहीं है? एआई टूल की आपने बात करी है, एआई टूल के पीछे जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है, राइट? आप एक लैंग्वेज में टाइप कर रहे हो, उसको वो कन्वर्ट कर रहा है, और जो उसके सर्वर में है, सर्वर के बाहर से तो एआई आंसर करेगा नहीं। हम एआई ने ऐसा डेवलप किया है क्या कि उसके सर्वर के बाहर से वो निकाल के दे रहा? नहीं दे सकता। एआई को भी सर्वर है। एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशन की आप बात कर रहे हो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की बात की। सॉफ्टवेयर्स, आप जो डेट ऑफ बर्थ टाइम दोगे, जो कैलकुलेशन करने का प्रोसेस उसमें सेट है कि मेरे को विंशोत्तरी महादशा निकालनी है, अष्टोत्तरी महादशा निकालनी है, वर्षफल निकालना है, मुहूर्त निकालना है, वो फार्मूला सेट है उसके अंदर। उस फार्मूला के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन लाके दे देगा। वो आपको ये लाके दे देगा कि सूर्य बुध का योग क्या करता है अगर आपकी हॉरोस्कोप में इस प्लेस पे है, क्योंकि उसमें वो प्रोग्राम में फीड किया है। और वो प्रोग्राम में कहाँ से फीड किया है? जिस भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी ने, जिस भी एस्ट्रोलॉजर ने, या सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी बोलूँगा मैं, तो उस कंपनी ने जो उसको लिख के दिया वो प्रेडिक्ट कर देगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने सिम्टम्स देख के मेडिकल स्टोर से भी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो एक एज एन एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है वो मेडिकल स्टोर है, उसमें आप अपने जवाब देइए। कैलकुलेशन अगर मैं भी बात करूँ तो मैं पहले हाथ से कैलकुलेट करता था। घटी, पल, भगोत, भायात, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के अंदर आती है। ये सब क्या होता है? घटी पल? घटी पल ये होता है जैसे हमारे घंटा, मिनट, सेकंड्स चलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो घड़ी चलती थी। अगर आप कोणार्क का सूर्य मंदिर भी देखो तो वहाँ पे जो अभी G20 में भी उसको, वो सूर्य घड़ी है। ओके। तो उस घड़ी के अकॉर्डिंग जो भी गणनाएं चलती हैं वो घटी पल के अकॉर्डिंग चलती है। भगवत भयात होते हैं, ये भी कैलकुलेशन के अक्षांश, रेखांश, देशांश, तरदु होते हैं। बर्थ प्लेस भी आपका लिया जाता है, ठीक है। तो वो अक्षांश रेखांश को देखने के लिए लिया जाता है। तो वो जो कैलकुलेशन उस कंप्यूटर में फीड है, उस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग हम लोग पहले हाथ से कैलकुलेशन करते थे, कैलकुलेटर का यूज़ करते थे, जोड़ बाकी गुणा भाग कैलकुलेशन से करते थे, तो उसमें टाइम बहुत लगता था। अगर एक हॉरोस्कोप अगर आप मेरे को दो अभी कि आप इसका हाथ से कैलकुलेशन करो, तो बेसिक चार्ट, या जो आज एक कंप्यूटर स्क्रीन पे 10-12 चार्ट एक साथ आ जाते हैं, या डीपर से डीपर कैलकुलेशंस महादशा की आ जाती है, वो हाथ से निकालने में एटलीस्ट 1 दिन का टाइम ही लगता है, जो पूरा एक पर्सन की कुंडली के अकॉर्डिंग। ठीक है। और आज का जनरेशन ना तो पेशेंस है उतना कि वो उतना वेट करे, और ना उतना पे करता है कि वो उतना टाइम एस्ट्रोलॉजर निकाले, तो वो कैलकुलेशन निकालता है। अब हर एस्ट्रोलॉजर का अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे अलग अलग फेथ है। अगर आप बात करो आज के एस्ट्रोलॉजिकल, बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर्स भी है,
जो आपको बेसिक कैलकुलेशन निकाल के दे देंगे। बट उन बेसिक कैलकुलेशन के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी का चार्ट निकालना है, उस कैलकुलेशन क्या करना है, वो आपको सही मिल जाएगा। पर महादशा के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग अंतर आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उनके गणना कौन से सॉफ्टवेयर में किस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किस कैलकुलेशन मेथड से की है, वो डिफरेंस हुआ। तो ट्रस्टवर्दी जो सॉफ्टवेयर है हर अलग अलग एस्ट्रोलॉजर का, वो प्रैक्टिसेस पे भी होता है कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर फ्रेंडली हूँ, ठीक है, लाइक यूज़र बेस्ड कि वो कौन से सॉफ्टवेयर फ्रेंडली है, तो वो कैलकुलेशन करते हैं। अब रही बात प्रेडिक्शन की, तो प्रेडिक्शन वो उसमें जितना फेडेड है वो उतना ही बता पाएगा। वो आपको 360 प्रकार के योग आप उसमें फीड कर दोगे, ग्रहों की दृष्टि आप फीड कर दोगे, वो ही प्रेडिक्शन कर पाएगा। वो एक सारांश दे देगा कि भाई राहु के ये गुण होते हैं, राहु की महादशा अगर आपके यहाँ पे चल रही है तो राहु ये फल भूत करेगा, और वो आप पे उसके अलावा कितने इफेक्ट है। आज हम इस एक रूम में बैठे हैं, इस रूम में 13 लाइट्स लगी हुई हैं। उन 13 लाइट से मेरे शरीर पे कौन सी लाइट कितना इम्पेक्ट कर रही है, वो कैलकुलेट मैं कर पाऊंगा, ठीक है, या एक इंजीनियर कर पाएगा कि भाई आप पे इन लाइट्स 13 लाइट्स का कितना इम्पेक्ट आ रहा है, कौन सी लाइट का कितना फोकस आपके चेहरे पे है, उस लाइट का कहीं दूसरी जगह शेडो तो बन ही रहा है, उस शेडो को कौन सी लाइट कवर कर रही है। सपोज आपके जस्ट ऊपर एक लाइट लगी हुई है, उसका शेडो आपका बॉडी पे बन रहा है, तो आपके लेफ्ट और राइट साइड की जो लाइट्स हैं वो आपके उसके शेडो को कितना कम कर रही है, 100% कम कर रही है, 50% कम कर रही है, 80% कम कर रही है, 90% कम कर रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में है, 9 ग्रह हैं, उसकी कौन सी लाइट कितना आपके लाइफ को इम्पेक्ट कर रही है, पॉजिटिव कर रही है, नेगेटिव कर रही है, नेगेटिव कर रही है तो उस नेगेटिविटी को कौन सी दूसरी लाइट है जो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर रही है। ये कैलकुलेशन आपको एस्ट्रोलॉजर ही बता पाता है। और उसकी कंसल्टेंसी, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी, आप इसको प्रेडिक्शन आप बोल रहे हो, कंसल्टेंसी में क्या होता है, वन वे कंसल्टेंसी नहीं होती है। कंसल्टेंसी में होता ही यही है कि 2 वे कम्युनिकेशन हो, मैं आपसे बात करूँ, आप मेरे से बात करें, उस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करें, देन उसके रिजल्ट पे जाएं। 15 सेकंड 15 मिनट की चैट या 10 मिनट की चैट से मैं आपका प्रेडिक्शन मैं तो नहीं कर पाऊंगा सर। आपने जब कैलकुलेशन की बात करी कि हम ये कैलकुलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जब आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कोई भी, अच्छा एस्ट्रोलॉजी क्या हम दुनिया के किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं? कहाँ मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, किस लेवल का एप्लीकेशन है? एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ में, एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ के अंदर क्या इम्पेक्ट करता है, उसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम इस रूम में बैठे हैं, बाहर के वेदर का हमको कोई नॉलेज नहीं है अभी, ठीक है? आप बाहर जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि धूप आने वाली है या बारिश आने वाली है या सब मौसम रहने वाला। एस्ट्रोलॉजर आपको कैलकुलेशन करके ये बता सकता है कि रजत जी बाहर अभी बारिश आने वाली है, आपको इस टाइम पे छाता लेके बाहर जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर या तांत्र विद्या उस बारिश को नहीं रोक सकती, वो आपकी लाइफ में एक अम्ब्रेला का काम करेगी, एक छाता का काम करेगी कि आप ना भीगो। और उस अम्ब्रेला के अंदर भी अगर आप भयंकर, जितनी कम बारिश होगी उतने ज़्यादा बचोगे, और जितनी ज़्यादा बारिश होगी तो आपको एस्ट्रोलॉजर ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप भीगोगे नहीं। भीगना तो होगा थोड़ा बहुत, बट एक वो छाता नहीं होने से जितना आप भीगोगे और एक थोड़े छींटे ही आपको लगेंगे, एस्ट्रोलॉजर वो काम करता है। और हमारी मेंटलिटी भी यही होनी चाहिए कि एक एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ के अंदर कितना इम्पेक्ट कर सकती है और उसका हमारी लाइफ में कितना यूजेस होना चाहिए। ये इसी चीज़ से होना चाहिए कि मैं ये चाहूँगी एस्ट्रोलॉजर मेरे पास में है, बहुत सफल एस्ट्रोलॉजर है, प्रेडिक्शन 100% है, वो बारिश बंद कर देगा। नहीं सर, वो बारिश बंद नहीं करेगा, वो आपको छत्ता ही प्रोवाइड करेगा जिससे आप सेफली अपने गंतव्य तक पहुँच जाओ।
एस्ट्रोलॉजर मार्गदर्शक का काम करता है, मार्ग बनाने का काम नहीं करता है। और एस्ट्रोलॉजी भी यही काम करती है। मार्ग के अंदर खड्डे हैं, कौन से टाइम पॉजिटिव है, कौन सा टाइम नेगेटिव है, किस टाइम पे आपको किस चीज़ से बचाव रखना चाहिए, वो प्रेडिक्शन करता है, वो कंप्लीटली नहीं करता है ये चीज़। कैलकुलेशन की जब बात हो रही है, आपने बताया कि अम्ब्रेला का वो काम कर रहा है। मान के चलिए मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जी क्या मैं तब भी आपसे एक कंसल्टेंसी ले सकता हूँ इस चीज़ पे? ज़रूर। और जब मैं कंसल्टेंसी आपसे ले रहा हूँ कैलकुलेशन के तौर पे, मैंने बिजनेस करना है, एक ऐसी चीज़ का बिजनेस करना है जो मेरे सामने भी प्रेजेंट है या बाद में कहीं और है। और बिजनेस में भी 10 तरह के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ऑब्वियसली कस्टमर जो होगा कई 100 तरह के कस्टमर होंगे, ठीक है, जिनसे मैं माल ले रहा हूँ, कई 100 तरह के लोग होंगे जिनसे मैं माल ले रहा हूँ। तो मल्टीपल पीपल्स आर देयर, राइट, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी मेरे बिजनेस को इम्पेक्ट करेंगे और मुझे भी इम्पेक्ट कर रहे होंगे, राइट। ठीक है। अब इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम कैलकुलेशन कर क्या रहे हैं, कैलकुलेट कर क्या रहे हैं, क्यों, कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, क्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी कैलकुलेशन पॉसिबल है भी कि नहीं है? आपका 100 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्या 100 के 100 सेम पोस्ट पे हैं? नहीं होगा। जिसकी जो पोस्ट है, तो पावर के अंदर जैसे मान लीजिए आप हैं, हाँ, तो मेजर जो हॉरोस्कोप देखी जाएगी वो आपकी देखी जाएगी। ठीक है, पावर आपके पास है, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास में है, तो आपकी देखी जाएगी। उससे पहले मैं आता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए कि वो बिजनेस आपके फेवर में कितना रहेगा। अनफेवर, मैं ये बोल रहा हूँ कि बिना फेवर वाला बिजनेस आप करते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यार बिना पूछे भी तो लोग बिजनेस करते हैं। सपोज करिए आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं, एक आपको चढ़ाई का रास्ता है और एक आपको ढलान का रास्ता है। ढलान के रास्ते पे पैडल तो आपको उसमें भी मारने पड़ेंगे, बट आप इजीली जा पाएंगे। चढ़ान वाले रास्ते पे आप चढ़ेंगे भी, पैडल उसमें भी मारने पड़ेंगे, पर आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो फेवरेबल टाइम, फेवरेबल बिजनेस में अगर आप जाते हैं तो वो आपको एक यही डिफरेंस प्रदान करता है कि आपके एफर्ट्स तो करने रहेंगी, कर्म तो करना ही है, पर उसमें आपको रास्ता किस हिसाब का मिलना है वो एक कैलकुलेशन डिसाइड करती है। दूसरा, 100 लोग आपके बिजनेस पे अगर जुड़े हैं, नो डाउट वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बट उनके ग्रह, क्योंकि मेन डिसीजन पावर जो व्यक्ति है, अगर हम उसका हॉरोस्कोप देखते हैं, अगर वो 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, उनका भी हम हॉरोस्कोप स्टडी करते हैं, तो मेन डिसीजन पावर अगर आपका सही है तो बाकी के जो पोस्ट और जो वर्कर्स हैं या जो वेंडर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उस डिसीजन को, पावर को मानेंगे। ये स्थिति रहती है। आपने बताया कि आप किसी का भी अगर हॉरोस्कोप स्टडी कर रहे हैं, मिनिमम आप 1 से 1.5 दिन लगाते हैं, टाइम लेते हैं अपना। 1 दिन में हम लोग क्या ऐसा स्टडी कर रहे हैं तो उसको 1 दिन लग रहा है, 1.5 दिन लग रहा है? क्या पॉइंट्स हैं वो? सर अगर आप प्रॉपर मैं बात करूं कि अगर मैं ऑफिस में हूं तो मैं भी दिन के अंदर जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको हैंडल करता हूं। मेरे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनको हैंडल करता हूं। नए क्लाइंट्स की स्टडी के लिए देखो टाइम चाहिए होता है। पहला कि कैलकुलेशन करना है उनका। कैलकुलेशन भी चलो मान लीजिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के दौरान हम लोग करते हैं। ये गणित का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, 9 ग्रह, उन 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग उन 9 ग्रहों की नक्षत्र की प्रकृति क्या होती है, कौन से घर के अंदर वो नक्षत्र ग्रह है, उस ग्रह का मूल नक्षत्र क्या है, वो नक्षत्र के कौन से चरण के अंदर है, उस चरण पे, उस एक पोर्टफोलियो पे कौन कौन से ग्रहों का इम्पैक्ट है। सेम जो मैं आपको अभी बता रहा था कि इस रूम में 12 लाइट है और मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि आपके मस्तिष्क पे कितनी शेडो बनेगी। आप अगर 10 डिग्री लेफ्ट घूम रहे हो तो कितनी शेडो बनेगी, 10 डिग्री राइट घूम रहे हो तो कितनी शेडो बनेगी। तो
सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ कि उन ग्रहों की स्थिति, परिस्थिति, उन ग्रहों का स्वभाव, महादशा उनका क्या चल रहा है, प्रत्यंतर महादशा क्या चल रहा है, ये एक कैलकुलेशन हो गया, एक सेट ऑफ कैलकुलेशन हो गया आपकी बर्थ डेट से। सेकेंड कैलकुलेशन होगा कि आज की स्थिति के अंदर गोचर, क्योंकि प्लेनेट तो आज भी मूव कर रहा है, आज की परिस्थिति के अंदर वो प्लेनेटरी मूवमेंट का कैलकुलेशन आपकी हॉरोस्कोप को कितना इम्पैक्ट कर रहा है उन ग्रहों। सपोज आपकी जो जन्म कुंडली है, बर्थ कुंडली है, उसमें सूर्य की स्थिति आपको बिजनेस को लेके आज की तुलना, आज की डेट पे वो बहुत अच्छी है, बट आज गोचर की स्थिति में जो सूर्य की स्थिति है वो नेगेटिव है। तो वो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का क्या कैलकुलेशन है, कितने डिग्री है, कितने अक्षांश है, कितनी रेखांश में वो चल रहा है, कब वो उसका उदय का है। अभी अगर मैं बात करूं कि शनि की क्या कौन सी स्थिति चल रही है, वर्गी चल रहा है, मार्गी चल रहा है, कौन से नक्षत्र में वो चल रहा है, ये सारी स्थितियां कैलकुलेशन के बाद में एक हम लोग प्रेडिक्शन पे पहुंच पाते हैं। तो वो टाइम आपको देना रहेगा कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये वो कोडिंग वाला सिस्टम नहीं है कि मैं एआई टूल या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करके निकाल दूंगा। ये एक तरह से आपका पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें से बग निकालना है। एक बात आपने की कि कैलकुलेशंस होती हैं। अब जैसे आपने सुना ही होगा कि काफ़ी बार जब घर बनते हैं तो लोग एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं घर की दशाएं चेक कराने के लिए, दिशाएं चेक कराने के लिए, कहाँ पे क्या होगा, उससे क्या इम्पैक्ट होता है और वो करना सही भी है कि नहीं है। जो घर को मैप जो बनाते हैं, मैप चेक करवाते हैं वो वास्तुशास्त्र में आता है, ठीक है। अच्छा ठीक है। इसको हम वास्तुशास्त्र बोलते हैं। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो स्थिति चलती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पे चलती है, ठीक है। ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, आप कहीं भी जाते हैं, आपको किसी भी जगह पे जाके बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग गुड होता है। कहीं भी आप दूसरी जगह जाते हैं आपको नेगेटिव सा फील होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर कोई भी परिधि बनती है, परिधि मतलब स्क्वायर बनता है या एरिया बनता है, उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर जो दिशाएं हैं उन दिशा के अनुरूप प्लस माइनस है कि भाई अग्नि कोण, अग्नि के से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड काम होना चाहिए। साउथ वेस्ट है, उसमें मास्टर बेडरूम होना चाहिए, भारी रहना चाहिए, सबसे भारी भाग वही रहना चाहिए। जो बीच का घर होता है, मतलब मेन जो बीच का हॉल होता है उसको ब्रह्म कपाल बोलते हैं, उसको खुला रखना चाहिए। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है, इसमें घर का गेट कौन से दिशा में, कौन से स्क्वायर में होना चाहिए। कि अगर आप एक दिशा गेट निकालते हैं तो पूरा जो अलग अलग दिशा होती है उसको 8 भागों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करके उस जितना दूरी का वो लंबाई होती है उसको 8 भाग में डिवाइड करके कौन से दिशा में, कौन से भाग में गेट खुल सकता है, कितने भाग का गेट खुल सकता है, वो सारे उन एनर्जीज के अकॉर्डिंग होता है। बात करूँ उसको मैं देवताओं से रिलेट कर सकता हूँ कि वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग ये देवता का वास इस घर में यहाँ स्थान निर्धारित किया हुआ है, दूसरे का पूजा घर का स्थान यहाँ निर्धारित किया हुआ है। ये निर्धारण उस स्थिति के अकॉर्डिंग ही होता है। जो पुरुष जहाँ पे स्थित है उन दिशा उसके अंदर करने से हमको एक वही है फील गुड वाली जो स्थिति है, पॉजिटिविटी की स्थिति है। क्योंकि घर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम अपने जीवन के जो क्षण व्यतीत करना चाहते हैं वो सुख शांति से व्यतीत करना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं। अब उस चीज़ को हम कितना भी वाइडर क्षेत्र में ले जा सकते हैं, कितना भी सूक्ष्म क्षेत्र में ले जा सकते हैं। इम्पैक्ट की स्थिति कितनी रहती है वास्तुशास्त्र की, ज्योतिष की, कि भाई मैं ज्योतिष को ठीक करूं, मेरी ग्रह दशा को ठीक करूं या मैं वास्तु को ठीक करूं। तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला ये है कि मैंने बताया कि आपका पॉजिटिव टाइम चल रहा होता है ना, तो आपका 80% पॉजिटिव टाइम चल रहा है, 10, 20, 30% अगर आपको नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट कर रही है
तो आप उसको इम्पैक्ट नहीं मानते। सेम एज लाइक कि आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और आपका 5,000 रुपये एक्सपेंस ऐसे ही चला गया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो उसमें अगर आपका 5,000 एक्सपेंस ऐसा ही चला गया, इम्पैक्ट। वो बहुत इम्पैक्ट रहेगा। तो छोटी चीज़ें भी होती हैं, पर अगर टाइम और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता है, फेवरेबल टाइम मैं बोल सकता हूँ, वो नहीं चल रहा होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी अपने को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने क्लाइंट को, किसी को अपने प्रेडिक्शन दिया हो और वो उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हुआ हो? तो कोई एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपके क्लाइंट से आपको मिली हो? बहुत सारे क्लाइंट से ये पॉजिटिव स्टोरीज मिलती हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप कैलकुलेशन बेस पे जाते हैं तो बहुत आपको ये खुशी बहुत होती है एक प्रेडिक्शन करना, और उससे सोर्स ऑफ इनकम आपका रहता है। बट जब आपका क्लाइंट आपको आके सामने से बोलता है कि सर आपने ये बोला था और ये बहुत अच्छा हुआ, तो मैं अर्ली 2011 में जब मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की थी तो कंसल्टेंसी करते थे, तो होता भी यही है कि भाई कंसल्ट कर लेते हैं हम, फीडबैक नेगेटिव होता है तो बहुत जल्दी देते हैं, पॉजिटिव होता है तो नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह की स्थिति है, हर बिजनेस की स्थिति है, अगर आप कहीं भी फीडबैक फॉर्म अगर आप रोल आउट भी करोगे तो आपको नेगेटिव वाले जो फीडबैक्स है ना वो बहुत जल्दी मिलेंगे कि सर नहीं ऐसा नहीं हुआ, आपने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ। अगर जोमेटो में मैं ऑर्डर करूँ नेगेटिव है तो नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक की ये स्थिति है कि मैं जब 2011 में एज एन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैंने ज्वाइन किया था, तो एक कैलकुलेशन, बहुत टिपिकल कैलकुलेशन आई थी कि और ये बहुत टिपिकल भी होता है कि सर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो लड़का होगा या लड़की, और हमको लड़की प्रेफर है, और जेंडर में बिलीव नहीं करते, बट नॉर्मल आम जनता की आप बात करो तो अगर लड़का है तो लड़की चाहिए और लड़की है तो लड़का चाहिए, ये एक इन जनरल थिंग है। तो ये कैलकुलेशन मेथड है, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है जी, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी को अगर सिंपल वे में समझना है ना एस्ट्रोलॉजी को, तो आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर और अपने आप को और अपने नेचर को समझिए। अच्छा, तो ये एक बातचीत थी, लड़की तो उनको ये था कि भाई हमको बेबी गर्ल ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी है, और आज के अगर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन मानो तो वो बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बड़े पोस्ट पे थे, तो कैलकुलेशन ऐसा था उस टाइम पे। और तो ये उनकी प्रेगनेंसी के आफ्टर 6 मंथ की बात है। क्या मैंने कहा कि अगर कैलकुलेशन की बात करें तो प्रेफरेबल बेबी गर्ल ही है। तो वो बात नॉर्मल उन्होंने पूछी और मैं भी व्यस्तता के कारण उनसे नहीं मिल पाया। फिर जो मेरा ट्रैवलिंग था, उस ट्रैवल के दौरान मैं उस एरिया में गया हुआ था, तो मैं ना तो एरिया डिस्क्लोज करूँगा ना मैं क्लाइंट्स का नाम करूँगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे गिफ्ट्स और वो सब मेरे सब मिलने आए और गिफ्ट्स वगैरह लेके आए। तो मैंने कहा कि अचानक ऐसा कैसा क्या हुआ? बोले सर वो ऐसा ऐसा बोला था आपने और आज वो बिटिया हुई थी और ऐसा। तो वो फीडबैक जो, क्योंकि अर्ली डेज में अब तो वो चीज़ की आदत हो जाती है, बट वो अर्ली प्रोफेशन के अंदर आपको ये पॉजिटिव फीडबैक्स, पॉजिटिव हो रही थी चीज़ें, ऐसा नहीं कि लोगों के साथ वो चीज़ प्रेडिक्शन मैच नहीं हो रही थी, बट वो फीडबैक नहीं मिलता था। अच्छा, पर वो जब फीडबैक मिला तो बहुत अच्छा लगा कि यार हाँ चलो अपन ने एक कैलकुलेशन किया, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो क्लाइंट भी नए थे। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, केस स्टडी होनी चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास में, एक पर्टिकुलर पर्सन की, वो केस स्टडी भी नहीं थी मेरे पास में। तो विदाउट केस स्टडी अगर वो कैलकुलेशन गई तो खुद पे एक बिलीव भी होता है। तो ये एक स्टोरी थी। तो मैं आप कभी प्रेडिक्शन मेजर लेवल पे गलत होते हैं? हाँ होते हैं। और उसमें फिर आप क्या करते हैं? फीडबैक मेजर लेवल पे प्रेडिक्शन गलत होते हैं, मैं इसे बिल्कुल डिनाई नहीं करता, और प्रेडिक्शन मेरा भी गलत हुआ है, मैं ये नहीं बोल सकता कि गलत नहीं होते। हाँ, कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ थी, ये माना जाता है, और सही में कैलकुलेशन में गड़बड़ निकली। जब उसका डीपर स्टडी किया गया तो कैलकुलेशन में गड़बड़ थी। एक मैं यही स्टोरी बताना चाहूँगा। मैं एक बार आसाम विजिट पे था, तो वहाँ पे मैं एक क्लाइंट्स के साथ में बैठा था,
और जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा बहुत केस स्टडी से रिलेटेड बातचीत करते हैं कि सर इस टाइम पे ऐसा टाइम चल रहा था, फेवरेबल टाइम, इस टाइम पे कुछ पॉजिटिव हुआ, ये टाइम थोड़ा सा नेगेटिव था। डिनाई 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 डिनाई, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सर मैंने करीब हाफ एन आवर हमारा कन्वर्सेशन चला। मैंने सर को बोला कि सर देखो ऐसी स्थिति है कि मैं अब आपका आगे का जो प्रेडिक्शन वो पूछना चाह रहे थे, मैंने कहा सर अभी मैं प्रेडिक्ट आपको नहीं कर पाऊँगा। बोले नहीं नहीं आप करिए। मैंने कहा सर देखो जो टाइमिंग, जो कैलकुलेशन मैंने निकाली है, आपने डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस बताया और उसके अकॉर्डिंग ये मैच नहीं हो रहा। जब मैच नहीं हो रहा तो मैं आगे नहीं बता सकता आपको कि ये तो पॉजिटिवली नहीं हो पाएगा। तो थोड़े वो भी हो कि नहीं आप बता दो, सब बताते हैं। मैंने कहा नहीं सर देखो ये एक्चुअल में मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊँ। ठीक है, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो मेरा एक मंथ का टूर था असम का। जब मैं वापस गुवाहाटी वापस आया तो उन्होंने मेरे से फिर से कनेक्ट किया। तो उस टाइम पे उन्होंने कनेक्ट किया अपनी पुरानी जो पंडित जी हिंदी वाली गणित लिख के लाते थे उससे। अच्छा, जो अपने न्यूमेरिक नंबर्स अपन देखते तो 1 2 वो इंग्लिश मेथड से लिखते हैं। जो पहले जो हिंदी वाला मेथड होता है या जो स्पेसिफिकली जैन लोग यूज़ करते हैं, हिंदी वाला जो गणितीय अंक होता है, तो उसमें 75 और 79 ओके, वो कंफ्यूजन में चला गया। वो पूरा ही कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। नहीं मिली तो नहीं मिली, एक्सेप्ट करते हैं अगर वो नहीं होता है। इसीलिए प्रेडिक्शन से पहले वो स्टडीज़ ज़रूरी होती हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर को भी टाइम दीजिए, जल्दीबाजी ना करें और उसके साथ पहले कंसल्ट कीजिए। ये कब होगा मत पूछिए, सर मेरा हॉरोस्कोप है, कंसल्ट करूँगा मैं आपसे, आप अपना कंसल्टेंसी टाइम बताइए, उस टाइम पे बात करो, कंसल्ट करो, खुल के बात करो। जैसे आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, आप ये एक्सपेक्टेशंस लेके क्यों जाते हो कि यार मैं एक क्वेश्चन लेके जाऊँगा, मेरे को जॉब करनी चाहिए या मेरे को व्यापार करना चाहिए। तो कंसल्ट करो, सर ऐसा है, उस एस्ट्रोलॉजर से पूछो, आप अपने डिस्कस करो, फिर एक कंक्लूजन पे जाओ, देन उस कंक्लूजन को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, राइट, फैसिनेटिंग। जब आप जब आप इतना सब दुनिया के लिए कर पा रहे हो, तो क्या आप ये सेम चीज़ खुद के लिए भी करते हो? करते हैं। ऐसा कोई प्रेडिक्शन जो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए बड़ा अच्छा गया था, एक नॉर्मल सी कोई लाइफ स्टोरी? राहु सबको परेशान करता है। राहु सबको परेशान करता ठीक है, है, पता नहीं मुझे कराए कि नहीं करेगा, पर ठीक है। मैं बताता हूँ। मोस्टली राहु सबको परेशान करता है। हाँ, 2016 to 2018 मेरा खुद का राहु का टाइम चल रहा था। राहु का टाइम चलने का क्या मतलब? महादशा सिस्टम, जो महादशा प्रत्यंतर दशा, आप एक टाइम पीरियड मानो कि मेरा नेगेटिव टाइम 2016 से 2018 था और उससे पहले मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में था। राहु आपको डिफेम करता है। मैंने 2016 से 2018 के बीच में मेरे प्रोफेशन से ब्रेक लिया। अच्छा, और मैं फर्दर अपर स्टडीज़ के लिए निकल गया। ठीक है। तो जो 2 साल मेरे को मेरे प्रोफेशन के अंदर डिफेम का अगर सामना करना पड़ता, मेरी प्रेडिक्शंस गलत होती, उसका उपाय करता, तो मैंने जो ब्रेक लेने का एक फैसला किया कि मैं 2 साल फर्दर स्टडीज़, क्योंकि मेरी एज भी कम थी तो मैं अपने मास्टर्स करने के लिए मैंने एजुकेशन सेक्टर में गया। वहाँ गया, फील्ड वर्क किया, जो राहु से रिलेटेड वर्क था, जो भाग दौड़ करवानी थी, वो मैंने अपने स्टडीज़ में कंप्लीट कर ली उस चीज़ को। तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर है तो उसको ग्रह इम्पैक्ट नहीं करते, इवन उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। क्यों बताता हूं। आपको जानते हो कि मेरे को किस आदमी से दुश्मनी है। आप अपने घर में बैठे हो, आप जा रहे हो बाहर, मेरे को पता है कि आपका दुश्मन बाहर बैठा है कि आपकी पिटाई करनी है। ठीक है, मैं देख के आया हूँ आपके घर के बाहर कि वो बंदा आपके घर के बाहर चक्कर निकाल रहा है, जैसे ही आप बाहर निकलोगे वो आपकी पिटाई करेगा। ठीक है, ठीक है, मैं अंदर आपको बोला रजत भाई आपकी पिटाई करने के लिए वो बंदा बाहर बैठा है, आप इधर से ना जाना,
उधर से निकल जाना। परेशान तो आप भी हुए, क्योंकि आपका एक नॉर्मल जो वे था, आप उस नॉर्मल वे से नहीं जा पाए, आपको कूद के जाना पड़ा, अदर वे लेके जाना पड़ा, डर के जाना पड़ा और भाग के जाना पड़ा। अब उस आदमी को पता चलेगा कि यश ने रजत को बताया कि भाई तू उधर से निकल जाए, इधर वो आपकी पिटाई करने वाला है, तो उससे दुश्मनी किसकी हुई हो गई? ऑब्वियसली आपके साथ हो जाएगी। ठीक है। तो इम्पैक्ट हमको भी करता है वो। और इवन जब उनका टाइम चलता है तो आपसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर एक एस्ट्रोलॉजर आपको सही कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन बता रहा है उसको करता है। और उसके बचाव के लिए एस्ट्रोलॉजर खुद अपनी पूजा पाठ जरूर करता है। सिंपल वे का साइंस है। मैं आपसे आपके वे पे मैं दुश्मनी मोल लूंगा तो वो मेरे ही पिटाई करेगा। तो जब उनका टाइम चलता है, उन पर्टिकुलर ग्रह महादशा और उनका आता है, तो उनका प्रोटेक्शन और उनके लिए दान जब तब हमको भी अपने लिए कराने देते। जब हम मिले तो आपसे बात हो रही थी तो आपने एक छोटा सा सजेस्ट दिया था हमको कि आपकी बाइक चोरी हुई थी, तो एग्जैक्टली वो था क्या कि आपकी बाइक मिली थी? एंड देन क्या था वो बेसिकली? कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो आपको जिस टाइम पे अगर वो नक्षत्र है तो जो भी चोरी हुई चीज़ है वो आपको वापस मिलने में हेल्प करते हैं। ओके। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो चोरों को हेल्प करते हैं, ठीक है, और कुछ नक्षत्र है वो न्यूट्रल है। ठीक है। ठीक है, तो जिस नक्षत्र में अगर वो आपके किसी भी जगह चोरी हुई है, घर में, व्यापार में, कहीं भी, इवन पॉकेट से भी मोबाइल जो गिर गया, चोरी हो गया, तो आप उस टाइम के कैलकुलेशन उन नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आप ये पता कर सकते हो कि वो खोई हुई चीज़ या चोरी हुई चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो किस वे से मिलेगी। लाइक आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा या प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलेगी। चोरी हुई चीज़ कौन सी दिशा में जा सकती है, कौन सी दिशा में जा सकती है। तो ये एक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। पंचांग के अंदर मोस्टली सब पंचांग में आता है। वो सिंपल वे का है कि नक्षत्र इफेक्ट करते हैं। देखो, प्रयत्न करना रहता है, ऐसा नहीं कि वो कोई जो चोरी करके लेके गया वो आपको उठा के ला के दे देगा, बट प्रयासरत रहने से आप एक ये दिमाग में आ सकते हो कि मेरे को प्रयास किस वे में करना है, प्रयास करने के बाद में वो चीज़ मेरे को मिल जाएगी या नहीं मिल पाएगी। एक वो कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में आता है। ये मांगलिक दोष क्या होता है? मांगलिक दोष नहीं होता है, तो ये होता क्या है? मांगलिक योग होता है जिसको लोगों ने दोष की संगति में डाल दी है। अच्छा। मांगलिक ये होता है कि मंगल के जन्म पत्रिका में पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं जहाँ पे मंगल पावर में ज़्यादा रहता है। समझ गए आप? इससे होता क्या है? बता दो। मंगल ब्लड और एनर्जी से रिलेटेड है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और अगर आपकी हॉरोस्कोप में मंगल प्रबल स्थिति में है या पावरफुल स्थिति में है तो आपके अंदर भी वो एनर्जी हाई लेवल पे रहेगी। ठीक है। ठीक है, अब हाई लेवल की एनर्जी, दूसरे हाई लेवल की एनर्जी अगर आपके पास में आई तो आप उसके साथ मैच करोगे। अगर दूसरे पर्सन की हाई लेवल की एनर्जी नहीं है तो आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी को पॉइंट करेगी, ठीक है, या डैमेज करेगी। सिंपल वे में मैं आपको एक सिंप्लीफाई करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की 11,000 किलोवाट की जो लाइन है उसको आप अगर आपको आगे कनेक्ट करना है तो या तो 11,000 किलोवाट वाली लाइन में ही कनेक्ट करोगे। अगर उसको चेंज करना है तो आप ट्रांसफार्मर यूज करके देन उसका एनर्जी चेंज करके आप यूज करोगे। सेम वही होता है। मांगलिक योग वाले जो प्लेसेस वाले जो जातक होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं उनका स्पेसिफिकली जो विवाह है, जो उनके विवाह की जो स्थिति बनती है वो सेम एनर्जी वाले लड़का या लड़की के साथ में होती है। अगर सेम एनर्जी वाले लड़का या लड़की के साथ में नहीं होती है तो ट्रांसफर, जो मैंने आपको बताया, ट्रांसफर जो लगा के हम एनर्जी चेंज करते हैं,
तो उन स्थिति में जैसे राहु केतु ये जो ग्रह होते हैं जो पावरफुल स्थिति बनाते हैं उनके साथ हो सकती है, या फिर नॉर्मल जन्मपत्री हो कि भाई लड़का भी मांगलिक नहीं है, उन पावरफुल प्लेसेस पे मंगल की स्थिति नहीं है, सेम लड़की में भी वो पावरफुल प्लेसेस की स्थिति नहीं है, तो वो सही होता है। इम्पैक्ट अगर मांगलिक और नॉन मांगलिक का किया जाता है तो दो जगह इम्पैक्ट मेजरली पड़ता है। पहला हेल्थ पे, दूसरा अपना जो प्रेगनेंसी वाली जो स्थिति होती है, संतान उत्पत्ति की जो स्थिति होती है उसमें, और थर्ड वन जो होता है वो होता है आपका करियर। तो अगर आप स्पेसिफिकली बात करें मेरे से कि अगर लड़का मांगलिक है और लड़की नॉन मांगलिक है, स्पेसिफिकली अगर ट्रांसफॉर्मेबल वाला योग भी नहीं बन रहा है जो मैं आपको बता रहा था, तो जो लड़की की स्थिति है उसकी हेल्थ, उसकी कैरियर और जो संतान की जो स्थिति है उसके अंदर वो फ़र्क डालेगी। स्पेसिफिकली मैं बता दूं, ब्लड से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं। तो ये दोष नहीं होता है मांगलिक योग होता है, और मंगल के पावरफुल प्लेसेस पे बैठने से ये योग बनता है, और इस एनर्जी को मैच करने के लिए सेम एनर्जी वाले जो पर्सन्स होते हैं उनका आपस में विवाह की स्थिति बनाई जाती है। इससे क्या डेथ के लेवल का डैमेज भी हो सकता है? सर रजत जी, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ इस एक योग की वजह से डेथ नहीं हो सकती। अच्छा, सिर्फ एक योग की वजह से कि भाई मांगलिक और नॉन मांगलिक का हमने विवाह कर दिया तो डेथ हो जाएगी, डेथ की स्थिति नहीं हो सकती सिर्फ एक योग से। अगर अन्य कई कारण है, भाई ज्योतिष के अंदर सप्तम स्थान जो होता है 7th प्लेस, उससे भी हम जातक होता है उसके पति पत्नी और इन सब की स्थिति देखते हैं, आयु की स्थिति कैसी है पर्टिकुलर उसकी भी हॉरोस्कोप होती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक योग से डेथ या इतनी हार्श फलित करना संभव नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। इसीलिए वो बाकी सब चीज़ें भी देखी जा सकती हैं, टाइम क्या चल रहा है, पर्टिकुलर जातक का क्या स्थिति चल रही है और ग्रह की क्या स्थिति चल रही है, तो वो उस हिसाब से देखा जाता है। एक युग से डेथ की स्थिति नहीं बनती है। जैसे आपने बताया कि ट्रांसफॉर्मर लगा के इसको कोई और योग भी बनाया जा सकता है, योग बन सकता है, देखा जा सकता है, ठीक हो सकता वो ग्रहों की स्थिति का। हाँ, तो हमने जैसे कई बार घरों में ही सुना है कि पेड़ से शादी करा देते हैं या इस तरह की कुछ कार्य करते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या ये सही में इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं, और दूसरी चीज़ कि अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो फ़र्क डाल सकती हैं इस चीज़ पे? देखिए, एनर्जी की स्थिति है कि एनर्जी जो बनी है वो एनर्जी तो रहेगी, उसको आप, मैंने वही बताया ना कि एस्ट्रोलॉजर बदल नहीं सकता। स्थिति ये है कि एक एस्ट्रोलॉजी में एक होता है ज्योतिषी उपचार जो ग्रहों से रिलेटेड होता है, और एक होता है शकुनीय उपचार। शकुन से लेके शगुन बोल सकते हैं। शगुन होता है, नहीं वहाँ वाला शगुन ही नहीं, पर शगुन शास्त्र से रिलेटेड जो स्थिति होती है, पीपल से मोस्टली शादी कराई जाती। तो अगर आप उसका भी देखोगे तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन की स्थिति में आप पर्यावरण में जाओगे तो पीपल का वृक्ष 24/7 अधिक ऑक्सीजन करने वाला है और 24/7 करने वाला है। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला पौधा कौन सा हुआ? पीपल। ओके। और आप विवाह किससे करवा रहे हो? पीपल से। एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। तो एनर्जी का एक बार आपने मैच करवाया, ठीक है। मंत्रोच्चार जो होता है, जो मंत्र आप बोलते हो, साइंटिस्ट ने भी अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि ओमकार की ध्वनि हमारे ब्रह्मांड में सुनाई देती है, ठीक है। तो ओम अगर डिटेक्ट कर रहे हैं तो बाकी के मंत्र भी हैं, और हम जो बोल रहे हैं, हमारे शब्द कभी खत्म नहीं होते, वो ब्रह्मांड में रहते हैं। तो मंत्रोच्चार
जो उस पीपल के पेड़ से हम विवाह कराते हैं, या ये जो एक विधि है, वो इसके अंदर एनर्जी से एनर्जी मैच करवा के और फिर ये स्थिति बनाई जाती है। पर 100% आप ये देखो कि वो शादी हो गई तो 100% वो एनर्जी भी उतनी मैचेबल नहीं है। हाँ, आप उस योग को दान, तप, जप से 50 to 60% कम कर सकते हो, बट आप ये सोचो कि यार ये सब मैंने कर दिया, अब 100% इम्पैक्ट चला गया, वो नहीं हो। एक आपसे चीज़ पूछनी थी, बड़ी सीरियस चीज़ है ये। यूजुअली मैंने काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जिसमें काले जादू को लेके बात होती है जी, तो क्या काला जादू होता भी है? मतलब मैंने लोगों से ये तो सुना है कि किसी ने किसी पे काला जादू किया तो उसके घर में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि डेथ तक की बात हो गई है। तो क्या सही में काला जादू होता है? नेगेटिव एनर्जी होती है सर। एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं। उस एनर्जी को आप किस एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हो और उस एनर्जी को एक्टिवेट करने की कौन सी विधियां हैं, उनसे आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये जिस पे आप इम्पैक्ट करने जा रहे हो उसके टाइम पे भी करेगा कि वो कितना स्ट्रांग है। कि आपने एक, सपोज करो, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एनर्जी प्रोड्यूस की, उस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को आप किसी दूसरे नेगेटिव एनर्जी वाले पे आप इम्पैक्ट डालना चाह रहे हो। अगर उसके पास में, खुद के पास उससे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है तो वो इम्पैक्ट उतना नहीं करेगी। नेगेटिव एनर्जी होती है सेम वही, कि पॉजिटिव एनर्जी को आप कितने अपने साथ में रखते हो, किस हिसाब से आप उनका पूजा पाठ करते हो। सेम जो नेगेटिव एनर्जी है उनको एक्टिवेट करने की विधियां हैं, उनको आप कितना इम्पैक्ट। बट प्रकृति का रूल है कि गर्मी में अगर आप एसी चलाओगे अपने रूम को ठंडा करने के लिए, तो आउटर यूनिट बाहर उतनी ही हीट प्रोडक्ट करेगी। ठीक है। तो अगर आप किसी को नेगेटिव एनर्जी आप प्रोवाइड करा रहे हो तो वही नेगेटिव एनर्जी आपको भी उतना ही इम्पैक्ट करेगी आपके टाइम पे। अगर आप किसी को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो तो वो पॉजिटिविटी आपके साथ भी जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी अगर आप दोगे तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ भी आएगी। बैलेंस चेंज नहीं होगा। अगर किसी ने किसी पे द्वेष के साथ में ये तांत्रिक ऊर्जा एक्टिवेट, पहले बात तो अगर मिलते ही नहीं है, अगर मिल गया और वो एनर्जी आपने एक्टिवेट करी और उसका प्रयोग किसी दूसरे के लिए किया, तो उसके परिणाम आपके और आपके परिवार को भुगतने के लिए तैयार रहने चाहिए। क्या एस्ट्रोलॉजी में हम ये चीज़ भी कहीं ना कहीं सही कर सकते हैं, या इस पे मतलब पॉजिटिव एनर्जी की तरह रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इसको? एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको ये बता सकते हैं, जैसे मेरा पहला कन्वर्सेशन हुआ था, कि आपका जो घर है, जहाँ पे दीवार बनी हुई है, पक्की दीवार है, वहाँ पे अगर कोई पत्थर मारेगा तो आपके घर के अंदर वो पत्थर नहीं आए। बट कांच का शीशा लगा हुआ है आपकी विंडो पे, आराम से आएगा पत्थर। और वहाँ पे उस विंडो के सामने आप खड़े हो और वहाँ से अगर पत्थर आया तो वो आपको इम्पेक्ट करेगा। तो एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है कि अभी आपका जो टाइम चल रहा है वो ईंट पत्थर से बनी हुई मजबूत दीवार का चल रहा है या अभी कांच की विंडो का चल रहा है। तो अगर कांच की विंडो का चल रहा है तो अपने जो एस्ट्रोलॉजर है उनसे बात करिए कि इस टाइम को हम कैसे पॉजिटिवली निकाल सकते हैं और उसके इम्पैक्ट को कितना कम कर सकते हैं। आपने लाल किताब के बारे में सुना है? जी सुना। क्या होता है ये लाल किताब? लाल किताब एक उपाय का बुक है जिसके अंदर ज्योतिषीय उपचारों का जो वैदिक स्थितियाँ होती है, वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं, स्थितियाँ होती हैं,
ग्रह, उसके सब्स्टिट्यूट्स बोल सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट उपाय जो फैंसी। सपोज कि अगर आपको कोई परेशानी आ रही है नौकरी में, तो आप अपनी माताजी के चरण को दूध से धोइए, उसका तिलक लगाइए और आप जाइए। तो रिलेवेंस देखो इतना लगा नहीं कि इन उपायों से, आपने पढ़ी है वो? बहुत पहले पढ़ी थी और लॉजिक नहीं मिला, अच्छा। तो मैंने उसके उपायों में भी जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और किया भी नहीं, क्योंकि ये जब लाल किताब का जो बूम आया था वो 2007 से लेके और 2013 के बीच में आया था। एक तो उस टाइम पे दो चीज़ें बहुत प्रचलित हुई थी, एक तो लाल किताब और एक लाल धागे। हाँ। तो ये दो की चीज़ें उस टाइम पे बहुत प्रचलित थी। ज्योतिष का मेन कैलकुलेशन या जो शास्त्र हमारे संस्कृत की जो साहित्य है, उसकी एक खूबसूरती यही रही है कि या तो उसको कोई जानने वाला है या उसको कोई नहीं जानने वाला है। बीच का रास्ता संस्कृत के अंदर नहीं आया और ना ही शास्त्र में आया। तो जो वैदिक है, ये मैं दिलचस्पी मेरी लाल किताब में ज़्यादा इसलिए नहीं रही कि हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं हिंदी में। आपकी लैंग्वेज, मान लो आपको तेलुगु समझ में आती है, अगर मैं हिंदी में बोलूँगा आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। देव भाषा संस्कृत है और जितने भी हमारे पूजा पाठ, शास्त्र और उपचार, ज्योतिषीय उपचार, मंत्र, इवन तंत्र भी, जो भी है सब संस्कृत में है। लैंग्वेज वो है। ठीक है। तो जिस भाषा, जो देवों की भाषा है, जिस भाषा को हमने बनाया है, पश्चिमी सभ्यता ने तो संस्कृत बनाई नहीं, संस्कृत तो हमसे ही बनी हुई है। सही बोल। और जो हमारे ही ग्रंथ बने हुए हैं, हम ही उनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो चाहे फिर लाल किताब हो, चाहे फेंग शुई हो, चाहे कोई सी भी चाइनीज गणित हो, उससे क्या लेना देना है जब हम हमारा ही नहीं पढ़ रहे हैं। बीच में पिरामिड का भी बहुत सारा चला था। इस टाइप के पिरामिड रखने चाहिए घर में। पिरामिड क्यों रखने चाहिए भाई? आप अपने घर के अंदर अपने पूर्वजों का दाह संस्कार नहीं करते और आप घर में पिरामिड रख रहे हो। कल से अपने घर के अंदर करो ना दाह संस्कार, वो तो आपके खुद के अपने हैं। क्यों कब्रिस्तान में जाके कब्र बनाते हो? इससे रिलेटेड मेरे को बड़ा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन माइंड में आता है। जब आपने बात की दाह संस्कार की, एग्जैक्टली हम दाह संस्कार में करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जितना मैंने सुना है कि एक, अगर मैं वैदिक कल्चर की बात करूं जो पढ़ाया जाता है, एक बॉडी जब वो उसकी डेथ हो जाती है, ऑब्वियसली उसमें से आत्मा निकलती है, तो आत्मा ट्रांसफ़र होती है किसी और बॉडी में। ठीक है, तो वो नई बॉडी मिल गई उसको। तो मैं दाह संस्कार कर किसका रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? आप दाह संस्कार पे जा रहे हैं। दाह संस्कार से भी पहले मैं आऊँगा। प्रेगनेंसी के वक्त में माता के पेट में बच्चे का जन्म बनता है। ठीक है। वो फॉर्मेशन कहीं बाहर से बनती है। आज के समय में सेरोगेसी आ गई और आपके जो स्पर्म्स हैं या आपके एग्स हैं वो सेव करके रख लेते हैं। पर क्या चाइल्ड बर्थ माँ के पेट के अलावा कहीं हो सकता है? नहीं। क्यों? नेचर ने उसका, हम नेचर को चैलेंज कर रहे हैं ना। आज अगर हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, हम किसको चैलेंज कर रहे हैं? नेचर को ही कर रहे हैं ना। मान लीजिए, बट इस सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो जब जो संस्कार है वो तो हम किसी मृत का कर रहे हैं जिसकी आत्मा पहले की ओर में चली गई। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो बॉडी फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन माँ के पेट में ही होगी। और माँ के पेट में सब कुछ छोड़ो,
माँ के पेट से वो हर टाइप के विटामिन्स जो भी तत्व हैं वो माँ के पेट से ले रहा है। राइट। फिर उसका बर्थ होता है। बर्थ होने के बाद में जब माँ के जो उसका फॉर्मेशन है वो मिनरल से हुआ है, जो भी आप तत्व मानो उन तत्वों से हुआ है। जब वो बॉडी अगर आप उसको जलाओगे भी नहीं तो भी वो तत्व तो खत्म होंगे, डिकम्पोज तो होती है बॉडी। राइट। चाहे आप दाह संस्कार की बात करो या कब्र की बात करो या अदर फॉर्मेट जो जल समाधि भी दी जाती है उसकी बात करो, तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार जल और सूर्य इनको सत्य माना गया है। दाह संस्कार कभी भी सूर्यास्त के बाद में नहीं होता है। ठीक है। वो सूर्य की साक्षी में ही होता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार। वो क्यों होता है कि सूर्य, हम रहे ना रहे, सूर्य है और सूर्य वर्षों से है, तो उसकी साक्षी में हम इस जो देह इस मिली है उस देह का संस्कार हम कर रहे हैं। यानी जो पंचमहाभूत से जो शरीर बना था वो वहां से अपने अपने तत्वों में विलीन, लाइक जल, जो थल का हिस्सा है, आकाश हुआ, अग्नि हुआ, तो इसलिए वो संस्कार की श्रेणी में आता है कि ये एक लास्ट स्थिति है। जैसे हमारे 16 संस्कार होते हैं उसमें से ये अंतिम संस्कार जो सबसे अंत का होता है वो है। अगर किसी स्थिति के अंदर माना जाए कि भाई हिंदू धर्म के अंदर ये दाह संस्कार अग्नि और जल समाधि के रूप में किया जाता है, तो अगर मैं बात करूं अदर धर्मों, दूसरे जो धर्म है उसमें जमीन के नीचे की जो स्थिति होती है, कब्र की स्थिति होती है, या क्रिश्चियन समाज के अंदर भी वो वही स्थिति होती है, तो वो डीप कंपोज वाली स्थिति के अंदर आती है। तो विरक्त तो कर ही रहे हैं, विघटन तो शरीर का करना ही है, चाहे अग्नि से करो, चाहे भूमि से करो, चाहे जल से करो, विघटन की तीनों स्थितियां पूरा। एक मेरे माइंड में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, जब हम इतनी प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड में इतनी बड़ी बड़ी जो डिजास्टर्स हो रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर की स्टेज बन रही है अभी, पैलेस्टीनियन जो गाजा वाली जो अटैक की बात है, एंड अगर आपने अभी रिसेंटली सुना हो रेलवे में 2 रेल आपस में टकराई थी, अभी रिसेंट की बात है, तो इस तरह की स्थिति भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर इस स्थिति के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा एस्ट्रोलॉजर को अपॉइंट कर रखा है? पर यह क्या है की जा सकती जी आप अपॉइंट करिए, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मेरे को एक परिवार ले लो, मैं उस परिवार की एस्ट्रोलॉजी करता रहूँगा और हर एक पल की चीज़ बताऊँगा। इस कैलकुलेशन में आप जितना डीप जाओगे उसकी उतनी ही प्रेडिक्शन आपको मिलेगी, सेम वैसे ही जैसे इसरो ने चंद्रयान 3 की प्रेडिक्शन लैंडिंग की थी। अब समझिए कि एक जब रेल चल रही है, दोनों आपस में रेल टकराई मान लीजिए, उससे पहले रेल आराम से चल रही है, जो माल फंक्शन हुआ वो उस पर्टिकुलर रियल टाइम में हुआ। आप कैसे वो रियल टाइम के माल फंक्शन को कुछ टाइम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं? एक रेल एक्सीडेंट हुआ, हाँ, कितने सारे नहीं हुए? नहीं हुए ना? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? किसी कैलकुलेशन की वजह से ही तो नहीं हुए ना। तो जिस कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई उसी वजह से वो कैलकुलेशन पे एक्सीडेंट हुआ। तो जिस कैलकुलेशन से अगर आप एक्सीडेंट निकाल रहे हो, मैंने इसका मतलब ये भी है ना कि आप को मैं एक कटिंग दिखाना चाहूँगा। मेरे जो पूज्य दादाजी हैं उनकी पुण्यतिथि के ऊपर मनमोहन सिंह जब फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे तब किसी ने सोचा नहीं था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। मैं आपको वो कटिंग भी दूंगा। मेरे दादाजी की पुण्यतिथि पे मेरे पिताजी ने प्रेडिक्शन की थी और बाकायदा पेपर में, दैनिक भास्कर पेपर में पब्लिश है कि अटल, उसका टाइटल मैं बता रहा हूँ आपको, कि अटल, आडवाणी और सोनिया इस बार प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कोई नया चेहरा बनेगा। ये चुनाव से पहले प्रेडिक्शन आई करी थी। तो जब ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन, तो क्यों नहीं कर सकते? सीधी सी सर ये बात है कि इस फील्ड में रिजल्ट सब चाहते हैं, अनुसंधान करना कोई नहीं चाहता, रिसर्च करना।